नमस्कार, कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं और किस तरह से एक युवा एक बेहतर तैयारी कर अपनी मंजिल को पा सकता है, इस पर मार्गदर्शन भी देते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक बेहद खास विषय पैरामेडिकल क्षेत्र में किस तरह के रोजगार के अवसर हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आज की करियर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मालविका सिंह। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। डॉक्टर मालविका जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। मैम, जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम पैरामेडिकल क्षेत्र में किस तरह की रोजगार की संभावनाएं हैं, इस विषय पर हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं और 12वीं के बाद जब बच्चा 12वीं को उत्तीर्ण करता है तो उसके बाद अपना करियर इस क्षेत्र में किस तरह से बना सकता है। जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से 5 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के जो कि रजिस्टर्ड हैं। उनमें है बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT, बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि BMM, बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री यानी कि BOPT एंड बैचलर्स इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि BMRIT एंड बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी यानी कि BPT। तो ये 5 कोर्सेज हैं जो कि उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बच्चे 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं। जी मैम, सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? ख़ासतौर से हम देखते हैं कि जब 12वीं में बच्चे जाते हैं, 11वीं 10वीं पूरी हो जाती है और 11वीं में जब विषय लेते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है कि किस क्षेत्र में जाएं। बहुत सारे ऐसे रोज़गार के क्षेत्र हैं, लेकिन आज का जो क्षेत्र है, जो पॉपुलर क्षेत्र है और जो डिमांड है, वो पैरामेडिकल की बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज के समय में। तो कौन कौन से विषय होने चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें होने चाहिए एक छात्रा के पास? देखिए, जैसे कि पैरामेडिकल जो है स्ट्रीम, वो एक साइंस स्ट्रीम है जी, मेडिकल से रिलेटेड स्ट्रीम है। तो बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम होना बहुत ज़रूरी है। अब साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि बायोलॉजी मेनली सब्जेक्ट है जो बच्चे के पास होना चाहिए जी। पर कुछ कोर्स हैं जैसे कि BMRIT जो मेडिकल रेडियो इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, उसमें बच्चों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो तो भी चल जाता है। इस केस में जो इंस्टीट्यूट है जिसमें BMRIT में बच्चे ने दाखिला लिया है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग इन बायोलॉजी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली बच्चे के पास साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है और वो भी बायोलॉजी। जी मैम, जैसे कि आपने जिक्र भी किया MLT, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सारे के सारे पैरामेडिकल की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। तो इसमें से किस विषय पर या किस ऑप्शन को हम लें और अपने भविष्य को बनाएं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज मैंने अभी बताए, सारे के सारे कोर्सेज 100% एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस करते हैं जी। तो सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ये बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कौन सा कोर्स लेना चाहता है। बच्चा चाहे MLT ले, ऑप्टोमेट्री ले, RIT ले, BPT ले या MM ले, बच्चे के पास सारे के सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं कि वो आगे जाके उसको जॉब मिल सके। अब बात करें कि अगर MLT की, अगर बच्चे ने बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स में एडमिशन लिया है, BMLT यानी कि, तो उसके पास ऑप्शन है आगे मास्टर्स इन MLT करने के। अब मास्टर्स के बाद बच्चा आगे PhD भी कर सकता है। ऐसे ही हर कोर्स में मास्टर्स करके और PhD भी करा जा सकता है। तो सारे के सारे कोर्स अपने आप में संपूर्ण हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो किस कोर्स में ले। अब जैसे अगर मास्टर्स बिना करे बैचलर्स तक ही अगर बच्चा अपनी पढ़ाई को सीमित रखे तो बैचलर्स के बेसिस पर भी बच्चों को जॉब मिल जाती है। अब बैचलर्स के बेसिस पे बच्चों को जॉब किस तरीके से मिले? BMLT करने के बाद यानी कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनने के बाद बच्चे जो हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, कलेक्शन सेंटर में काम कर सकते हैं और किसी मेडिकल कॉलेज में जाके उधर सेंट्रल लैब में भी काम कर सकते हैं। अगर बच्चे ने आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाने का सोचा, मास्टर्स इन MLT करा, तभी भी वो सेम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद बच्चे के पास ये ऑप्शन खुल जाता है कि बच्चा एकेडमिक्स में चला जाए। किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपॉइंट होते हैं, तो बच्चा की
भविष्य उस क्षेत्र में चला जाता है, या फिर आगे पीएचडी करें तो बच्चा रिसर्च की तरफ चला जाता है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में मास्टर्स के बाद पीएचडी करके आगे अपने भविष्य को बढ़ाने के ऑप्शन सब में खुले रहते हैं। अब एमएम, अगर बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो बैचलर्स के बाद बच्चा मास्टर्स इन एमएलटी भी कर सकता है, एमएम के बाद भी एमएलटी करा जा सकता है मास्टर्स, एंड उसके बाद मास्टर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इवन मास्टर्स इन प्लेन माइक्रोबायोलॉजी। सो बहुत सारे मास्टर्स के ऑप्शन बैचलर्स के बाद इसमें भी खुले हैं। सिमिलरली इसमें भी मास्टर्स के बाद पीएचडी करा जा सकता है, जो कि आगे रिसर्च की तरफ बच्चे को लेके जा सकता है। तो एकेडमिक्स में भी बच्चा जा सकता है और लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी बच्चा बन सकता है। ऑप्टोमेट्री की अगर बात करें तो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री के बाद बच्चा ऑप्टोमेट्रिस्ट बनता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जगह जो होती है कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में भी होती है और कई सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस में भी होती है, और अपनी शॉप्स भी बच्चे खोलते हैं। कई सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी शॉप्स भी खोलते हैं जी। रोजगार की अपार संभावनाएं, बहुत संभावना है, सारे ही पैरामेडिकल की स्ट्रीम्स में रोजगार की बहुत संभावना है। अब अगर हम रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT की बात करें तो उसमें अब मैंने बताया जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसके पास होती है उसके वो भी एडमिशन ले सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग बायोलॉजी में मिलती है उसमें। अब इसमें बच्चा रेडियोग्राफर बनता है। रेडियोग्राफर यानी कि जो सीटी स्कैन वाले टेक्नीशियंस होते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफर्स है ना, वो होते हैं। या फिर अगर बच्चा मास्टर्स करे, मास्टर्स के बाद फिर पीएचडी के ऑप्शन इसमें भी खुले रहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि बैचलर्स के बाद आप रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये सुविधा है कि अगर आपने सिर्फ बैचलर करा है उसके बाद आप रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि जहाँ पर मशीनें बनती हैं तो इनमें मशीन सेफ्टी ऑफिसर्स भी इनको अपॉइंट करा जाता है, एप्लीकेशन ऑफिसर्स की तरह। तो इसमें भी अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। अब रही बात बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी की, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी तो अपने आप में एक कंप्लीट सा ही पैकेज है एक तरीके से। बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स होता है। तो इसमें 4 साल में बीपीटी 4th ईयर के बाद फिर 6 महीने की इंटर्नशिप करी जाती है। उसके बाद सारी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी करे। मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी 6 स्ट्रीम्स में करा जा सकता है, लाइक मास्टर्स इन MPT इन कार्डियो, MPT इन स्पोर्ट्स, MPT इन ऑर्थो, MPT इन पीडिया, MPT इन न्यूरोलॉजी। तो इन स्ट्रीम्स में MPT करा जा सकता है। अब MPT इन स्पोर्ट्स एंड MPT इन ऑर्थो, जैसे आपने देखा होगा हमारी क्रिकेट टीम है, हमारी फुटबॉल टीम है, नेशनल टीम्स में है, उन सब में फिजियोथेरेपिस्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि खिलाड़ियों को अक्सर चोटें लगती हैं और MPT इन ऑर्थो एंड MPT इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी होती है। तो इन लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती है। बाकी वाली स्ट्रीम्स जो होती हैं वो मेडिकल कॉलेजेस या फिर अपने फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी खोल सकते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने जिक्र भी किया और बताया है अभी कि ये पैरामेडिकल का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें अपार रोजगार की संभावनाएं हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के बिना क्या मेडिकल के क्षेत्र का कार्य संभव है या नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पैरामेडिक्स के बिना एक डॉक्टर हैंडीकैप्ड है जी। मगर पैरामेडिक्स की बहुत ज़रूरत रहती है एक हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, हर जगह। पैरामेडिक्स के बिना जब तक आपके लैब में पैरामेडिक्स नहीं होंगे, आप लैब में टेस्ट कैसे लगा सकते हैं? डॉक्टर्स टेस्ट नहीं लगाते हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं। तो पैरामेडिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और पूरा एक अस्पताल, पूरा एक मेडिकल सिस्टम एंटायरली डिपेंडेंट है पैरामेडिक्स के ऊपर। जी, जो बच्चे 12वीं के बाद इन क्षेत्र में अपना करियर चुनेंगे, इसमें भविष्य बनाएंगे, तो हम अब जानना चाहेंगे कि कौन से इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है और किस तरह से वो तैयारी करें। तैयारी का जिक्र आपने अभी हम आगे भी करेंगे। तो एग्ज़ाम के ऊपर मैम बात करते हैं कि जो एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन्हें किन प्रक्रियाओं से गुजरने की ज़रूरत है, क्या टेस्ट देने की ज़रूरत है?
पैरामेडिकल में एंट्री के लिए उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वो उत्तराखंड स्टेट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जी। ये हमारे जून के महीने में इनके फॉर्म्स निकलते हैं, अगस्त जुलाई अगस्त में इनके एग्जाम्स होते हैं। अब एग्जाम्स की तैयारी कैसे करी जाए? एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। आप जैसे बच्चे हमारे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th 12th मेनली बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं स्कूल में भी, तो NCERT की बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें हमारा मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज़्यादा हमें ध्यान देना है और हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, रेगुलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें क्योंकि एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप रेगुलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करें और अपनी NCERT की बुक्स रेगुलरली ध्यान से पढ़ें शुरू से लेकर अंत तक, तो आप बहुत आराम से ये वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैम, सिलेबस की अगर हम बात करें तो किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? आप अधिकतर देखती होंगी कि जो बच्चे पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पर उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर कहा जाए कि उन्हें एक सेलेक्टिव स्टडी के द्वारा इन विषयों की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी जी। बायोलॉजी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल उसमें एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को ज़्यादातर ध्यान बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में देने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बना लें, जो आपका स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस पर जो आपकी बुक्स में सिलेबस है, एक अगर दिनचर्या हमारे पास रहती है, हमें ये पता रहता है कि हमें आज के दिन में ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो बहुत इजी रह जाता है कि हम सारे टॉपिक्स को इक्वली कवर कर सकें। जी। आज की जो शिक्षा है वो ऑनलाइन हो चली है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो ऑनलाइन शिक्षा को, और अगर हम ऑनलाइन कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, तो वो कितना सार्थक है या फिर मददगार है इन पैरामेडिकल के सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में? देखिए, ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आजकल के सिनेरियो में काफ़ी सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। बच्चे कई बार विकिपीडिया में भी पढ़ते हैं, तो बट विकिपीडिया इज़ नॉट एनी सोर्स, अच्छा सोर्स नहीं है क्योंकि उसमें साइटेशंस नहीं होती हैं ढंग से। अगर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है दैट इज़ वेल एंड गुड, पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बारी जो कंटेंट बच्चा पढ़ रहा है अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये सही डायरेक्शन में है, जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए जी। एक चीज़ को अगर डिटेल में पढ़ना है, आप ऑनलाइन की ज़रूर मदद लेनी चाहिए, हम लोग सभी लेते हैं आज के सिनेरियो में। बिल्कुल। पर एक बारी बच्चों को टीचर की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए कि मैडम मैं ये चीज़ यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या ये सही है? तो मैडम जो उनकी टीचर होती हैं वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हैं बच्चों को। जो बच्चे घर पर तैयारी कर रहे हैं और घर से पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर कोचिंग या ट्यूशन्स नहीं जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो तैयारी करें घर पर जो कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी अगर वो कर रहे हैं? बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक्स अवेलेबल रहती हैं मार्केट में, पैरामेडिक्स के लिए स्पेशली। तो बच्चे वो उन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। तो मैं ये कहूँगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो पढ़ें, लेकिन उनके साथ जिस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं उनको आप डिटेल में अपनी NCERT की बुक से पढ़ सकते हैं। जी मैम, इसमें आपने बताया BPT, MM और बहुत सारे MLT, BMLT, इन सारी बातों पर हमने बातचीत की है। तो इनके लिए क्या कोई खास तरह की बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं? एडमिशन से पहले तो मैंने बताया कि 12th की बुक्स जो हैं वही आप पढ़ सकते हैं। और जब आपने एडमिशन ले लिया पैरामेडिक्स में, तब आपकी जो टीचर हैं वही गाइड करेंगी। देखिए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंटर रिलेटेड टू मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें जैसे MLT का आप ले लीजिए, इसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली इन सब चीज़ों, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो बुक्स हैं, जो मेडिकल की बुक्स हैं, उसी का एक स्मॉलर वर्जन पैरामेडिक्स के लिए अवेलेबल रहता है। तो बच्चे उन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनकी टीचर्स, जो हर इंस्टीट्यूट में अलग तरीके से होता है, तो वो बता सकते हैं। मैम, देखा जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से
डर भी कईयों को लगता है और कई बहुत अच्छा इन सब्जेक्ट्स में करते हैं। हाँ। लेकिन जो बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट रह जाता है। हाँ। और जिससे कि उसमें एप्टीट्यूड के और मैथमेटिक्स के और रीजनिंग, असर्शन, ये सारे सवाल उसमें होते हैं। हाँ। तो उनकी तैयारी कैसे करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान में रखें? अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान में रखकर मैं यही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज़ है कि NCERT वो आपका कहते हैं ना गुरु मंत्र है। जैसे NCERT के बुक्स में जो भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं CBSE से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से उसमें दे रखा है और वही पढ़ना चाहिए बस। जी मैम, नेगेटिव मार्किंग क्या इन एग्ज़ाम्स में होती है, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में होती है, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? क्योंकि मेडिकल के हम ज़्यादातर इस फील्ड में देखते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है इन विषयों का, इन सब्जेक्ट्स का, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, और बच्चे आते हुए भी सवालों को गलत कर देते हैं और जिससे वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप वही अटेम्प्ट करें जो इसमें आप बिल्कुल कंफर्म्ड हैं जी, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, आप वही अटेम्प्ट करें। आप एक बारी हिसाब लगाएं कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर मार्क्स आपके अच्छे बन रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है अटेंड करने की। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर सम क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन पहले आप उन्हीं को अटेम्प्ट करिए जिनमें आप कंफर्म्ड हैं। जी, अगर हम माहौल की बात करें, घर पर पीयर प्रेशर काफ़ी देखने को मिलता है। आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि टेंशन में आ जाते हैं बच्चे, और कई बच्चे इतने होपलेस हो जाते हैं कि वो सोचते हैं हम कहीं अब सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, जो उन्होंने सपना देखा वो अब उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता से, अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने बच्चों को डील करें जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ाई ज़रूरी है अपने करियर को बनाने के लिए, उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड माइंड भी ज़रूरी है जी। तो रिलैक्स्ड माइंड कैसे रखा जाए? रिलैक्स्ड माइंड आप रख सकते हैं आप अपनी हॉबीज़ को ध्यान में रखते हुए। लाइक किसी को गाना सुनना पसंद है, तो मैं ये नहीं कहूँगी आप 12 घंटे या 13 घंटे बुक खोल के बैठिए। आप बीच में, आपको रिलैक्स्ड माइंड भी चाहिए, उसके लिए आप गाना सुन सकते हैं। किसी को पेंटिंग पसंद होती है तो थोड़ा सा पेंटिंग कर सकते हैं। किसी को कोई फेवरेट स्पोर्ट्स होता है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो 12-13 घंटे किताब खोलकर बैठने से ज़्यादा अच्छा है अगर आप 2 घंटे भी पढ़ें, लेकिन रिलैक्स्ड माइंड से पढ़ें तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छा जाएगा जी। तो पूरे दिन भर एक टाइम टेबल बना लें, सुबह उठ के पढ़ें, क्योंकि सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छे से दिमाग में घुसती है, बहुत फ्रेश माइंड से दिमाग में घुसती है। उसके बाद अपना नाश्ता करें, उसके बाद फिर रिलैक्स होएं, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्सेशन दें, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करें, लंच करें, 2 घंटे की नींद लें, फिर पढ़ाई करें, फिर रिलैक्स हो। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके दिमाग में, अगर आप कम भी पढ़ेंगे लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ब्रेक लेके पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है जी। पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम युवा उसमें रहते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर रहता है। बिल्कुल। तो पीयर प्रेशर 2 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव पीयर प्रेशर, नेगेटिव पीयर प्रेशर। पॉजिटिव पीयर प्रेशर की, अगर बच्चा ये सोचता है कि मेरे फ्रेंड है, उसके इतने मार्क्स आ गए, इतना पढ़ लिया, मैंने नहीं करा, और बच्चा डिप्रेशन में आ जाए। बिल्कुल। नेगेटिव यानी कि बच्चा गलत संगत में पड़ गया, उसका फ्रेंड गलत संगत में पड़ गया और बच्चा भी उस तरफ जा रहा है। तो पेरेंट्स से ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें जी, और उन पे पूरा ध्यान रखें। अगर बच्चा पॉजिटिव पीयर प्रेशर में है कि उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने इतना अच्छा कर लिया, वो IAS निकल गया, वो ये हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे की पसंद अलग है। हो सकता है कि बच्चा नहीं जाना चाहता पैरामेडिकल में, हो सकता है बच्चे की रुचि किसी और तरफ है। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को प्रेशराइज ना करा जाए कि आप पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो और ये पढ़ो। बच्चे को फ्री रहने देना चाहिए थोड़ा सा, और
जो बच्चे की रुचि है पहले आप उसको समझिए वो किस में जाता है। इससे ये होगा आपके बॉन्ड भी बहुत अच्छे से बनेगा बच्चे के साथ, और बच्चा बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेगा। हो सकता है पैरामेडिकल में ना जाए, हो सकता है किसी और क्षेत्र में जाए, लेकिन वो जिस क्षेत्र में जाएगा वो बहुत अच्छा करेगा। जी, किसी और क्षेत्र की बात अब निकल के आ गई है, तो पैरामेडिकल क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोजगार की अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो दूसरे जो क्षेत्र हैं रोजगार के, तो उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं, किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं उनके अलग तरीके के रोजगार के क्षेत्रों को अगर वो अपनाते हैं। अगर पैरामेडिकल में बच्चे ने बिल्कुल एडमिशन ले लिया, बच्चे ने BMLT कोर्स कर लिया जी। अब अगर बच्चे की रुचि किसी और तरफ है, वो नहीं उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता है, तब ऑब्वियसली सारे रास्ते खुले हैं, आप किसी और क्षेत्र में भी कर सकते हैं। वरना मैं तो यही कहूँगी कि पैरामेडिकल अपने आप में संपूर्ण है और 100% एम्प्लॉयबिलिटी पे सारा का सारा सिलेबस एंड सारे कोर्सेज दे फोकस ऑन 100% एम्प्लॉयबिलिटी। आई डोंट थिंक कि उसमें किसी को परेशानी होगी। बिल्कुल, ये क्षेत्र इतना व्यापक है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अब मैं ये बात कहूँ कि जैसे कोविड के सिनेरियो में बिल्कुल जैसे हमारा क्षेत्र उत्तराखंड क्षेत्र बहुत प्रोन टू आपदा रहता है, बहुत डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, कभी हैवी रेनफॉल, कभी केदारनाथ का जैसे हमने देखा था, या कोविड भी आप ले लीजिए। तो बच्चों बहुत सारे हमें हॉस्पिटल्स में पैरामेडिक्स की इतनी ज़रूरत रहती है, कलेक्शन घर से सैंपल कलेक्ट करना है, तो इस क्षेत्र में भी इस विषय पर भी बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रह सकता है। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बच्चों के पास। तो क्या हम समझे जो मानव सेवा सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं वो पैरामेडिकल के क्षेत्र को अपनाएं? जी बिल्कुल। डायग्नोस्टिक सेंटर्स इतने खुल गए हैं हमारे क्षेत्र में, मोर देन 100 डायग्नोस्टिक सेंटर्स वी हैव इन उत्तराखंड, सो कोई जॉब्स की कभी है नहीं। जी मैम, अगर आर्थिक दृष्टि की हम बात करें तो आर्थिकी के आधार पर हम ये जानना चाहते हैं कि पैरामेडिकल का ये जो क्षेत्र है वो कितना हितकारक है एक इसमें रोजगार के अवसर जो तलाश कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए। देखिए, सारे पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। स्टार्टिंग इनकी जो सैलरी रहती है पर मंथ starts with around 20 to 25,000 per month and they can go up to according to their experience। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ 80 to 85,000 पर मंथ तक सरकारी नौकरी में रह सकते हैं। प्राइवेट की तो बात अलग है, लेकिन सरकारी नौकरी में स्टार्टिंग फ्रॉम 20 से 25,000 से लेकर 80-85 हज़ार तक भी इनके पैकेजेस रह सकते हैं। जैसा कि हमारा हिमालयी क्षेत्र है और अभी आपने उत्तराखंड की बात भी करी, हमारा जो प्रदेश है वहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो काफ़ी जटिल हैं, यहाँ पर काफ़ी टफ है। तो ऐसे में जो बच्चे पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने को तैयार कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं जिससे कि वो क्षेत्र में आए और जो एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यहाँ पर, उन्हें क्रैक कर सकें। देखिए, स्कूल तो हर जगह ही अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल, तो सिलेबस तो हर जगह ही रहता है, सिलेबस हर जगह सेम रहता है जी। तो अगर जो हमारे दूर क्षेत्र के बच्चे हैं वो घर से ही अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी MCQ की बुक्स अवेलेबल हैं पैरामेडिकल के एंट्रेंस के लिए जी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें और उनके साथ साथ सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर रटने से काम नहीं जी। उनके टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें। घर में रहकर जो NCERT की बुक्स हैं उनसे तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं और क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं? मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि अपनी एक दिनचर्या निश्चित करिए जी। एक टाइम टेबल अगर निश्चित रहता है हमारे पास तो हमारे सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। दूसरा, पीयर प्रेशर से बचें, अपना ध्यान अन्य चीज़ों में भी लगाएं, रिलैक्स्ड रखें अपने माइंड को। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि वेक अप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सेटिस्फाइड। आप एक डिटर्मिनेशन के साथ उठिए,
अपने सारी दिनचर्या को निश्चित करिए, जो आपका लक्ष्य था इस दिन के लिए उसे पूरा करिए और फिर चैन की नींद सोइए। मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आपने इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में कि पैरामेडिकल क्षेत्र में किस तरह के रोज़गार के अवसर हम देख सकते हैं और इसमें जा सकते हैं, इस क्षेत्र में आपने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बात की कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में हम किस तरह से अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।